हेलो एवरीवन, क्रैक सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मिडीवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी सिविल क्रैक सिविल सर्विस चैनल सिर्फ यूपीएससी को कवर नहीं करता। हम कोशिश करेंगे कि हम टॉप टू बॉटम सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स को, सब चीज़ों को, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को हम यहाँ पर कवर करें। प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, बैक टू द हिस्ट्री पर वापस चलते हैं। बस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम आने वाले लेक्चर्स में किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, किस तरह से हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री को मैंने जैसे कि बताया कि 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को स्वाति गुप्ता मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है डिटेल में। हमारी प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स धीरे धीरे मिल ही रहे हैं और मोस्टली टॉपिक्स वहाँ पर अपलोड भी हो चुके हैं। अब हमारा टारगेट है कि अब हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करें, और एंशिएंट हिस्ट्री को आपको मैं एक इंट्रोडक्शन के दौरान मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस आने वाले लेक्चर्स में किस तरह से अपने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। हमारा पहला लेक्चर जो होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा की सभ्यता। तो सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिले सारे शहर, जितने भी शहर हैं, सिंधु घाटी के जितने भी शहर हैं, वो या तो सिंधु नदी पर स्थित हैं या फिर उसकी सहायक नदियों पर स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में डिस्कवर होने वाला यानी कि खोज होने वाला पहला शहर हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में लोग चरवाहों की जिंदगी जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, और पशुपालन करते थे। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा धनी और पैसे वाला इंसान उसको माना जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा जानवर होते थे। लेकिन उससे अगला वाला जो काल है, वैदिक काल से जो अगला वाला यानी कि उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि किस तरह से चरवाहों वाली ज़िंदगी से छोड़कर लोगों ने एक स्थायी जीवन जीना शुरू किए। तरह तरह के कर्मकांड आए, जादू टोने आए। मैं कह सकता हूँ कि जीवन में कठिनाइयाँ आई। जब जब जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी तो सरलता उसको ढकने की कोशिश करेगी। तो उसी प्रयास में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म को हम पढ़ेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के बढ़ते हुए वर्चस्व को खत्म करने के लिए जो क्षत्रियों का एक रिएक्शन आया, वो नए धर्मों की रूप में आया, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद काल। जनपद काल में हम जिस तरह से देखेंगे कि किस तरह से जन होता है एक छोटे लोगों का समूह, एक कबीले जैसे लोग, कब जन से मिला, जन समूह मिला, और जन समूह को बोलते हैं जनपद। और जनपदों ने मिलकर आज के टाइम पर आप बोल सकते हो महाजनपद एक इक्विवेलेंट टू राज्य यानी कि स्टेट के ऊपर। तो यानी कि जनपद से मिल गया, बन गया महाजनपद। और लगभग जनपद काल में लगभग भारत में 16 महाजनपद, बड़े महाजनपद, जिनका जिक्र हमें पुराने वेदों ग्रंथों में मिलता है। 16 महाजनपद होते थे उस टाइम पर। और 16 महाजनपदों को लगभग 16 महाजनपदों को अभी तक देखो भारत जैसा कोई शब्द नहीं है। 16 महाजनपदों को सम्राट अशोक ने जीत लिया, और सम्राट अशोक ने फिर एक संपूर्ण भारत की रचना की। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से ब्रिटेन ने अपने औपनिवेश यानी कि अपनी कॉलोनियाँ बनाई दुनिया भर में जाके कि भाई इस पर मेरा अधिकार है, ये इलाका मेरा है, क्या भारत ने भी कभी ऐसा किया? क्या भारत का पूरे प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत में कभी कोई भारत का ऐसा राजा रहा जिसने अपनी उपनिवेश, जिसने अपनी कॉलोनियाँ बसाई दूसरे देशों में जाकर? तो क्या आंसर है आपका? नो कह रहे हो? नहीं। ऐसा भी टाइम था सम्राट अशोक के टाइम पे, जब उन्होंने 16 महाजनपद जीते थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान को भी इंडिया में मिला लिया था, और लगभग भारत की सीमाएं बहुत दूर तक थी, इसीलिए अशोक को सम्राट अशोक कहा जाता है। अच्छा जी, अशोक के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अशोक जो आएंगे वो जनपद काल के मगध साम्राज्य के अंदर आएंगे। मगध के अंदर बहुत सारे वंश आए, जिसके अंदर मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दूं। सबसे पहले आए थे आपके
आपके सबसे पहले वंश आए थे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, और फिर आपकी मौर्य वंश। मौर्य वंश में ही आप बिंदुसार और आप चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द ग्रेट, जिनके बारे में आप पढ़ोगे। और फिर आप ये भी देखोगे कि किस तरह से बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक की वजह से इंटरनेशनल ख्याति मिली, इंटरनेशनल रूप से जाना गया, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। जैसे कि आप देख सकते हो आज के टाइम में चाइना, श्रीलंका और जापान, मतलब साउथ, मतलब एशिया के ईस्ट एशिया भाग में बौद्ध धर्म को जो प्रचार हुआ था उसमें किस तरह से अशोक ने अपना योगदान निभाया। कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने कलिंग का एक युद्ध लड़ा था। कलिंग के युद्ध में उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया। तो उस दौरान उन्होंने सोचा, उनको वो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं से बहुत प्रभावित हुए। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी ज़िंदगी बस यही है, क्या बस लोगों को मारने के लिए आपका जन्म हुआ है? उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अपनी अपने बेटे को उन्होंने श्रीलंका जगह जगह भेजा और अपने सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म के लिए जगह जगह स्तूप बनवाए और अभिलेख बनवाए ताकि लोगों में उसका प्रचार हो, लोगों में बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सही जानकारी हो। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन टाइम में जो किसान होते थे वो बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते थे, इसके पीछे का क्या लॉजिक रहा होगा? सोचो, गिविंग यू सम टाइम, कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को पॉज करके। आगे जवाब मैं देता हूँ आपको। बौद्ध धर्म का एक बिंदु है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होंगे वो एक छोटे से जीव की भी मृत्यु नहीं कर सकते, जबकि किसान कृषि करते दौरान जीवों की तो वहाँ पर हत्या हो ही जाती है, छोटे मोटे जीवों की। लेकिन बौद्ध धर्म में वो अलाउड नहीं था। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में भी कुछ चेंजेस हुए और किसान भी फिर धर्म ये अपना सकते थे। चलो, जब हम बौद्ध धर्म को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इन टॉपिक्स को वहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि मगध में जो आई वंश है, उसके बाद फिर प्राचीन भारत पर, अभी हम प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत पर फिर किसका आक्रमण हुआ? विदेशी शक्तियों का। विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जिसमें मुख्यतः इंडो ग्रीक्स यानी कि यूनानियों का, और फिर आपके सिथियंस, फिर आपके कुषाण वंश, ये सब आए। उसके बाद हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में भारत को, मतलब जो अशोक के जो वंशज थे वो इतना शक्तिशाली नहीं थे कि वो आकर अपने पिता की तरह साम्राज्य को पूरे को चला पाते। वो कमज़ोर थे, जिस वजह से मौर्य वंश का पतन हो गया। और उसके बाद जगह जगह पे ऐसा है, मौर्य वंश तक आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक राजा संपूर्ण भारत पर शासन करता है, जगह जगह शासन व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन जब मौर्य वंश खत्म हुआ, मौर्य वंश के बाद में दुनिया भर के वर्नाकुलर किंग्स, वर्नाकुलर मतलब लोकल राजा आ गए। भाई ये एरिया मेरा, मैं राजा हूँ इसका, ये एरिया मेरा है, ये मैं राजा हूँ इसका। तो इसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से दक्षिण भारत का इतिहास बिल्कुल अलग है। वहाँ पे चोले, चेरे, पांड्य, यहाँ पे हम संगम काल को पढ़ेंगे। और उत्तर में गुप्त वंश का उदय होता है। गुप्त वंश में हम द ग्रेट समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाना चाहिए, नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। लेकिन इतिहास है वो यूरोपियंस ने लिखा है, तो वो उल्टा ही लिखेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त तो एंशिएंट टाइम का, और नेपोलियन तो अभी जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद के शासक रहे हैं, वो भी अभी नहीं, कभी युद्ध नहीं हारे थे जिस तरह से समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारे। लेकिन समुद्रगुप्त तो बहुत पुराने हैं ना। तो गुप्त वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण एम्पायर रहा, वो ही नॉर्थ में एक इम्पोर्टेंट शासक रहा। उसके बाद हर्षवर्धन जी के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन वंश के बाद, हर्ष की मृत्यु के बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा, सुन लो। मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु होती है वो बहुत ही बुरी होती है। क्या होता है, जिस राजा को उसने मारा होता है, हम आगे बात करेंगे, राजा की जो पुत्री होती है वो उनको लेकर जाता है ताकि अपने राजा को कुछ भेंट कर सके, कुछ गिफ्ट दे सके कि भाई मैं आपके लिए 2 ये बेटियाँ, कोई लड़की लाया हूँ राजा की। लेकिन वो लड़कियाँ इतनी तेज होती हैं, इतनी चालू होती हैं, वो कहती हैं कि राजा आज ही, मैं आपको इस लेक्चर में उन बातों को नहीं बता सकता,
लेकिन आप समझिए कि इन्होंने मेरे को पहले से ही यूज़ किया हुआ है, इन्होंने मेरे को पहले से ही हराश किया हुआ है, ये आपको धोखा दे रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम की जो जिस तरह से मृत्यु हुई, किसी दुश्मन की भी मृत्यु ना हो, तो क्या हुआ, उन्होंने एक जानवर को कटवाया, उसकी खाल उतरवाई, उस खाल के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को दे दिया। 18 साल का ही एक बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही शक्तिशाली मैं कहूँगा, एक जिसने भारत पर विजय, पहला मुस्लिम आक्रमण जिसमें विजय मिली। भारत पर विदेशियों के आक्रमण पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले में सफलता नहीं हुई, इसलिए पहला जो सफल आक्रमण वो मोहम्मद बिन कासिम यानी कि 712 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत में, जहाँ पर सोमनाथ का मंदिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सोमनाथ का मंदिर लूटते समय में जब जिस तरह से उनको जाट रोकते हैं, तो जाटों को जिस तरह से अस्तित्व में आए, जिसको प्राचीन भारत में सबके नोटिस में आ गई भी जाट भी एक इम्पोर्टेंट जाति है, जिस तरह से उन्होंने उनको रोका और गजनवी का दमन किया। और उस टाइम पे तो गजनवी वहाँ से लड़ाई करते हुए भाग गया कि भाई इसको आगे देखेंगे। आगे उन्होंने फिर दोबारा गजनवी ने आक्रमण किया भारत पर जाटों के दमन के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के जो युद्ध हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ पृथ्वीराज रासो बुक जो लिखती है वो 17 युद्ध लिखती है, लेकिन इतिहासकार उसको मानते नहीं है। इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के बीच और आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सिर्फ 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद में मोहम्मद गौरी के जो गुलाम हैं वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और उस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी। उसके दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली डायनेस्टी इसके अंदर है, दिल्ली जो राजवंश है उसके अंदर हम देखेंगे आगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। फाइनली फिर लोधियों पर, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर देंगे बाबर साहब, द मंगोल, जो चंगेज़ खां के वंशज हैं। और हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मुगल काल को पढ़ते पढ़ते 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री कराएंगे हम। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तो है नहीं, वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस वाले भी हैं, पुर्तगाली भी हैं। और फिर उनके बीच में आपस में संघर्ष होगा। संघर्ष के बाद में, संघर्ष के पश्चात किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करती है और भारत में फिर प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको दीवानी मिल जाती है और फिर वो बंगाल में अपना गवर्नर बना देते हैं। फिर 64 का बक्सर का युद्ध देखेंगे, जैसा कि मैडम ने बता ही रखा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो मैम ने कवर कर ही रखा है। जब मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहा हूँ तो बस मैं आपको एक बार ब्रीफ बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। तो फिर बक्सर के युद्ध के बाद में हम डिफरेंट जो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल के बाद वायसराय, किस तरह से उन्होंने सब ने मिलकर भारत पर शोषणकारी नीति लागू करी। फिर 1857 में मैंने बताया जैसे कि आपको पहले कि जब जब समाज में कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई को ढकने के लिए लोग सरलता का मार्ग ढूंढते हैं, सरलता अपना मार्ग खुद ढूंढती है। और जब भी कोई ज़्यादा परेशान होएगा हद से ज़्यादा तो ऑब्वियस है विद्रोह होंगे, रिवोल्ट होंगे। तो 1857 का विद्रोह होगा, जिसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा वायसराय में। वायसराय के अनुसार वायसराय जो होता है, मतलब वायसराय जो है वो एक शब्द, वायसराय शब्द का जो मतलब है वो होता है कि एजेंट, मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि क्राउन का एजेंट। जो क्राउन है, जो रानी है, यानी कि जो 1857 के विद्रोह के बाद में सीधा जो शासन था वो किसके हाथों में चला गया, सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद हम गांधी जी का जन्म करवाएंगे 1869 में, और उसके जन्म के बाद में उनके लाइफ के बारे में पढ़ने के बाद उनकी एंट्री कराएंगे भारत में, उनके द्वारा चलाए गए सारे आंदोलनों को पढ़ेंगे। फिर 1930 में हम देखेंगे 1935 में किस तरह से अधिनियम आया। 1947 में भारत का आज़ाद कराएंगे भारत को। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की गठन कराएंगे, भारत को आज़ादी मिलेगी। आज़ादी मिलने के बाद में किस तरह से भारतीयों ने संघर्ष किया, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उसको हम देखेंगे। उसको देखने के बाद में 90s में किस तरह से भारत पर क्राइसिस यानी कि अकाल पड़ा। फिर भारत ने किस तरह से ओपन इकोनॉमी को अपनाया, ओपन इकोनॉमी का अपनाया, फिर हम ये देखेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद में डिफरेंट सरकार आएंगी जाएंगी, और लास्ट में 2020 में कोविड-19 का अटैक करा देंगे पूरी दुनिया पर। और किस तरह से हम लॉकडाउन में बैठ के वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। ये बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।